बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी का ये पार्ट 3 है, ठीक है। बीच में सॉरी टू से कि वो वीडियो ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाती है क्योंकि स्पेस ना होने की वजह से इस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है मुझे, ठीक है। सो ये पार्ट 3 है। अच्छा, मैं क्या बताई थी लास्ट वीडियो में, जो वीडियो बंद हो गई थी, मैं बताई थी कि बेटे जैसे कि ये इस बंदे ने होल्ड किया हुआ है, तो अब होल्ड किया हुआ है तो मीन डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क मतलब वर्क डन, जब किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को आप होल्ड करते हैं तो वर्क डन जीरो होगा। अगर आप उसको लेफ्ट कर रहे हैं, मतलब अगर वो ग्राउंड पे है, ठीक है, और आप उसको हाइट पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मतलब जो वर्क डन, अगर मतलब एक आप एक ग्राउंड से चीज ऑब्जेक्ट को एक हाइट तक लेके जा रहे हैं, मीन ये एक पोटेंशियल एनर्जी का केस आ जाता है, ठीक है। मतलब क्योंकि आपने उसमें जो वर्क किया है ना, वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो गया, तो वो वर्क डन जो लिफ्ट की शक्ल में होगा, ठीक है, मीन वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रही होगी, ठीक है उसकी। तो उसको आप mgh से शो करेंगे, ठीक है, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। और जाहिर सी बात है क्योंकि आप अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रहे होते हैं तो -mgh, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो एंगल जो है 180 आएगा, तो इस वजह से -mgh आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने लास्ट वीडियो में मुझे बतानी थी। सो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये टाग ऑफ वॉर है, यहाँ से एक बंदा और दूसरी तरफ से वो बंदा, ठीक है, फोर्स लगा रहा है, ये इस साइड फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये वाला बंदा उस साइड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब ये जो है, अब ये जो रस्सी है, जिस तरह से ये एक बंदा इस साइड से फोर्स लगा रहा है, दूसरा बंदा उस साइड से लगा रहा है, तो एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, ठीक है। मतलब ये जो है एक ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, मीन डिस्टेंस इक्विलिब्रियम, मतलब डिस्टेंस क्या है, जीरो है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों जो है सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो इस वजह से क्या है कि वो डिस्प्लेस नहीं कर रही, ये जो रस्सी है ये डिस्प्ले, बल्कि क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो खुद सोचिए, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वर्क डन क्या होगा, जल्दी से बताएं, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F/d। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी तो बेटे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब टाग ऑफ वॉर के केस में भी जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। लेकिन रेफरेंस फोर्स, फिर से मैं कह रही हूँ कि बेटे रेफरेंस फोर्स जब आपको कहें कि वो जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो अब बताएं, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल दी तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो। लेकिन अगर वो कहते हैं कि बॉडी ए जो है उसका उसका वर्क डन फोर्स बताए, तो उसके लिहाज से आप देखेंगे, क्योंकि उसी लिहाज उसी साइड में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है जिस साइड फोर्स है, तो इस साइड तो बताएं कि यहाँ पे वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जबकि आप इसमें देखेंगे कि अगर बॉडी बी के लिहाज से देखा जाए कि बॉडी बी फोर्स इस साइड लगा रही है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है आपने देखा कि इस साइड हो रही है। तो अब ये देखें, इस दोनों में 180, ठीक है, एंगल क्या है 180, मीन कॉज 180 किसके बराबर होता है, -1। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। अगर बॉडी बी के लिहाज से देखा जाए तो वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। अगर बॉडी ए के लिहाज से देखा जाए तो वर्क डन पॉजिटिव है, ठीक है। ये अलग केस है कि अगर वो डिस्प्लेस कर जाती है राइट साइड पे, तो बॉडी ए के लिहाज से पॉजिटिव वर्क डन होगा, लेकिन बॉडी बी के लिहाज से नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो जाएगी फोर्स के। जबकि ए के लिहाज से पॉजिटिव जो है वो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलोंग दी फोर्स है। बी के लिहाज से नेगेटिव क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के अपोजिट साइड्स पे, ठीक है। ये दूसरा केस है। जो पहला केस बताया था कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन बोले मीन डिस्प्लेसमेंट जीरो, कहीं भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको दी हुई, आपको वर्क डन पूछ जाए तो वर्क डन जीरो ही आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और इसमें देखें कांस्टेंट फोर्स के लिए, ठीक है। तो अब जो इसका एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क के, ठीक है। इसी तरह से आपने पहले फार्मूला देखा था कि भाई वर्क की जो है फार्मूला क्या है, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, ये आपने देखा था। तो प्रेशर अगर वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो ये भी एरिया जो है इसका, ये भी वर्क डन ही कहलाएगा। इस तरह से आपने जो है यहाँ पे प्रेशर और टाइम के दरमियान दिया है, तो ये भी वर्क डन के इक्वल है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब ये एक क्योंकि ये जो है ना पास्ट पेपर में आ चुका है, ये वाला MCQs ना, कि वो आपसे कहते हैं कि ये जो है ना, ये आपको न्यूटन फोर्स दी हुई है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। अब आपसे कहते हैं कि ये जो है +10 है और नीचे -10 है। अब ये वर्क डन इस तरह से हुआ है, ठीक है, मीन ये +10 तक गया है,
ठीक है, फोर्स मीन 10 न्यूटन, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात हो रही है ना, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 है। ठीक है, तो आप जब इसका वर्क डन निकालेंगे तो 10 तो फोर्स है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है 5, तो 5 है ना, तो 5 10 50। ठीक है, इस तरह से फिर आपने जब नीचे वाला इन्होंने जो ग्राफ की शक्ल में जो अब ये नीचे जा रहा है, अब इसका मतलब कि अब ये जिस तरह से ये 10 पॉजिटिव आए थे ना फोर्स, इस तरह से 10 नेगेटिव है, तो मीन यहाँ पे जो फोर्स है वो नेगेटिव, मीन नेगेटिव एक्सेस में, एक्स एक्सेस में है, तो हम नेगेटिव लेंगे फोर्स को। और सेम जो है वो 5 to 10 गया, मीन उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई 5 से 10 हो गई, मीन डिस्प्लेसमेंट सेम 5 कवर हुई। ठीक है, तो जब आप इसका वर्क डन निकालेंगे तो इसका वर्क डन क्या आएगा -10 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये -50 होगा। तो अब अगर आपसे पूछें, ठीक है, अभी फिलहाल ये चीज़ नहीं है, अगर आपसे पूछे कि इसमें वर्क डन कितना है, ठीक है, ये इनमें वर्क डन कितना है, तो आपने क्या बताना है कि वर्क डन 0 है। क्यों? क्योंकि ये इसका 50 आया है, इस वाले का +50 आया है, और नीचे वाले का -50 आया है, तो +50 -50 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा वर्क डन 0। ठीक है, अभी मैंने ये चीज़ हटाई थी, ये वाली चीज़ मैंने मिस कर दी थी कि वो अगर आपको इस तरह से देना, ये 10 और ये 5, ठीक है, और इस तरह से नीचे ये -10 और ये 10, तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ नहीं है। देखें अभी जो है ना फ़िलहाल ये है, तो आपको मैंने ये +10 दिया और ये -10, ठीक है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये 5 और ये 10, तो आपने ऊपर का जब निकाला तो ऊपर का आपका +50 आया, और नीचे का जब आपने निकाला तो -50 आया, तो +-50 जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वर्क डन 0 आ जाएगा। अब मैं दूसरा केस आपको दिखाने जा रही हूँ कि अगर यहाँ पे मैं तीसरा वर्क डन भी शो कर दूँ, ठीक है, ये पहले जैसा था, अब इसमें एक दूसरा मैंने शो कर दिया, ठीक है, ये सेम पहले जैसा +10 -10 5 10 और ये 15, ठीक है, और ये +10। अब आपने ऊपर देखा कि भाई ये +50 हो गया सेम, ठीक है, प्लस वर्क डन है, और ये -50, ठीक है, और ये दोबारा से +50। अब आपने देखा कि +50 -50 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया, तो इसका मतलब वर्क डन जो है पॉजिटिव आएगा इस केस में, इस केस में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें एक दूसरा चीज़ तो बच ही गई ना, ये दोनों तो कैंसिल हो गई, अब ये बच गई तो पॉजिटिव मीन +50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था जो मुझे समझाना था। ठीक है, अच्छा, वो जो पहले केस में नेट वर्क डन जिस तरह से मैं बताया कि 0 होगा, क्योंकि +50 -50 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अच्छा, उसके बाद कुछ MCQs है जो मुझे डिस्कस करने हैं। आप जल्दी से मुझे कमेंट करते रहें कि जो MCQs मैं आपसे पूछ रही हूँ, वीडियो को पॉज करें और आंसर करें। ठीक है, उसके बाद जब मैं आंसर बता दूँ देन अपना आंसर ड्रॉप करने के बाद कमेंट में वीडियो को रिज्यूम करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितने वानी में आ गए। ठीक है, लेक्चर देखने के बाद। अच्छा बेटे, वर्क डन विल बी नेगेटिव, ये कह रहे हैं कि वर्क डन कब जब नेगेटिव होगा, जब एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या हो, जल्दी से बताएं। फर्स्ट है 0, तो 0 पे तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, 45 पे भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्क डन जो है पॉजिटिव कब होता है, जब एंगल किसके दरमियान हो, 0 से 90 के दरमियान हो। तो आपने देखा कि यार 0, 45, 60 ये सब तो 0 से 90 के दरमियान आ रहे हैं, तो इन तीनों में तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब ये 180 बच जाता है। 180 मैम ने बताया था कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब एंगल 90 से 180 के दरमियान हो या 180 हो। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो अब बताएं फ़ायदा हुआ लेक्चर का। ठीक है, इसी तरह से ये वाला MCQ देखें, 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड किसके बराबर है, जल्दी से बताएं। वॉट के बराबर है। किस तरह से आपको पता है कि प्रेशर जो है वो वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन आपको पता है वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर है प्रेशर, सॉरी प्रेशर नहीं पावर, सॉरी यानी क्या कह रही हूँ मैं, दिमाग हिल गया मेरा। देखिए पावर अभी आप पढ़ेंगे आगे, पावर का फार्मूला, मैं पता नहीं क्या कह रही हूँ। देखो यहाँ पे 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड आपसे पूछ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब वो कह रहे हैं किसके बराबर है। आपको पता है कि पावर जो है, पावर क्या होती है, ताकत। अब ताकत है कि वर्क डन अपॉन टाइम, भाई कितने अगर एक बंदा जो है काम 10 मिनट में कर रहा है, ठीक है,
एक बंदा जो है 20 kg का वजन 5 सेकंड में लेके जा रहा है, ठीक है, दूसरा बंदा 20 kg का वजन 10 सेकंड में लेके जा रहा है, तो बताएं किसकी पावर ज़्यादा होगी? पहले वाली बंदे की ना, क्योंकि वो कम टाइम में लेके जा रहा है, तो इस वजह से वो पावर पे डिपेंड करता है कि पहले वाले पावर की पावर ज़्यादा है, पहले वाले बंदे की पावर ज़्यादा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपने F/d लिखा, ठीक है, टाइम। अब आपने देखा कि F क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस मीटर, और ये सेकंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है? पावर के। और पावर का क्या है यूनिट? वॉट। पावर का यूनिट क्या है? तो वोट। तो आपने करेक्ट ऑप्शन क्या लगा लिया? C, 1 वोट। तो अब आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये पावर का आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया। अच्छा बेटे, अ बॉल मूव्स इन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, द वर्क डन बाय द टेबल सरफेस ऑन द बॉल। अब बच्चे क्या करेंगे, जो बिल्कुल एक्टिव बच्चे होंगे जिन्होंने मेरे लेक्चर्स लिए होंगे, बोलेंगे द वर्क डन बाय द टेबल सरफेस। तो टेबल सरफेस में हमने बताया था कि अगर ये टेबल है तो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगती है जो कि उस परपेंडिकुलर होती है, मीन 90 एंगल में होती है, ठीक है। तो अब ये पूरे पूछ रहे हैं कि वर्क डन क्या होगा, तो क्योंकि नॉर्मल फोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि क्योंकि वो 90 डिग्री पे होता है टेबल सरफेस, तो 0 होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी, सब बताया हुआ है। अब ये देखें वही MCQ जो मैं आपसे कह रही थी बेटे, कि वो पूछते हैं कि एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व होती है इन क्रिएटिंग वर्क। आपको पता है कि वो जिस तरह से मैं आपको ब्लॉक बताई थी कि आपने फोर्स लगाया, अब फोर्स में आपने एक एनर्जी ट्रांसमिट की इस बॉडी में, ट्रांसफॉर्म की। अब वो जो एनर्जी इस बॉडी में आई है तो उसकी बदौलत इसने डिस्प्लेस्ड किया। तो वर्क डन कब डन होता है? जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। तो बेटे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, कि एनर्जी इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग वर्क बी गेट्स ट्रांसफर, ठीक है। बाकी सब रॉन्ग है, ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा, वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स डिपेंड्स ऑन। अब ये कह रहे हैं कि वर्क डन जो है ना वो रेजिंग अ बॉक्स डिपेंड्स किस पे करता है? हाउ फास्ट इट रेज, द स्ट्रेंथ ऑफ द मेन, द हाइट बाय विच इट रेज। क्या किस पे करेगा? हाइट पे, तो भाई कितनी हाइट तक वो रेज किया गया है, ये चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इट्स। अब ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जो है एक बॉडी है, ठीक है, जैसे कि ये मैं आपको बताऊं कि ये गैस जार है, ठीक है, ये पिस्टन पहले यहाँ पे थी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पर वर्क डन कर रही हूँ, मैंने इस पर वर्क किया, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो मैं इस पिस्टन को यहाँ ले आई, ठीक है। अब ये पिस्टन यहाँ आ गई, पहले पोजीशन इसकी ये थी, अब बी पोजीशन पे आ गई क्योंकि मैंने फोर्स अप्लाई की। अच्छा, जब फोर्स अप्लाई की तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, जो गैस पड़ी हुई थी, पहले गैस इतने वॉल्यूम में पड़ी थी, लेकिन जब मैंने फोर्स अप्लाई की तो अब इतने वॉल्यूम में आ गई। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी थी, जो मॉलिक्यूल की मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो केमिकल और मैकेनिकल एनर्जी वो जाहिर से भी चेंज हो गई होगी, पहले कुछ और होगी, अब कुछ और हो गई होगी। मीन क्या हो गया कि दोनों एनर्जी चेंज हो रही है। जब भी आप काम करते हैं, ठीक है, बॉडी पर और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी दोनों एनर्जी चेंज होती है, काइनेटिक भी, पोटेंशियल भी, ठीक है। तो अब ये है कि वर्क डन इज डन ऑन द बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स, इट्स काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इंक्रीज होगी या पोटेंशियल एनर्जी, या बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। जाहिर सी बात है दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होंगी। जिस तरह से मैंने बताया कि मैकेनिकल एनर्जी उसकी चेंज होगी, मैकेनिकल एनर्जी इस सेंस में आप इसको इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, कि दोनों चेंज होगी। अच्छा, उसके बाद आता है बॉडी इज रेस्ट में है। एक बॉडी जो है वो रेस्ट में होगी अगर उसके पास क्या हो? एनर्जी हो, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको पहले समझाया कि एक बॉडी है मास की, पहले रेस्ट में थी। रेस्ट में क्यों थी? क्योंकि इसके पास एक एनर्जी थी जो इसको रेस्ट में रख रही थी। लेकिन जब हमने फोर्स इस पर अप्लाई की, तो जो हमने फोर्स अप्लाई की, हमने उस फोर्स की शक्ल में इसमें एक एनर्जी ट्रांसफर की ना, एक एनर्जी ट्रांसफर की, ताकि ये हमें क्या करके दे? ये हमें वर्क करके दे। तो जो एनर्जी ट्रांसफर की ना, वो इसकी एनर्जी से क्या थी? ज़्यादा थी, जब भी तो इसने हमें डिस्प्लेसमेंट और वर्क करके दिया। डिस्प्लेस की मीन वर्क डन करके दिया, ठीक है। अगर एनर्जी जो है इस बॉडी की जितनी थी जो इसको रेस्ट में रख रही थी, अगर उससे कम हम अप्लाई कर दे तो ये अपनी जगह से हिलती भी नहीं। लेकिन हमने अब जो इस बॉडी की एनर्जी थी जो वो कंटेन कर रही थी, जो उसको रेस्ट में रख रही थी, उससे कहीं ज़्यादा हमने उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र की, जिस वजह से वो डिस्प्लेस कर दी। जैसे एक ट्रक है, ठीक है, अब ट्रक को अगर मैं फोर्स लगाऊंगी, क्योंकि मैं फोर्स लगा रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि वो वर्क डन करे, वो डिस्प्लेस करे ना, तो मैं फोर्स जो लगा रही हूँ तो एक एनर्जी ट्रांसफर कर रही हूँ ना ट्रक में। अब वो ट्रक क्या डिस्प्लेस कर जाएगी? नहीं, क्योंकि वो जो ट्रक है, वो जो रेस्ट में खड़ा है, उसके अंदर जो एनर्जी है ना, वो मेरी एनर्जी से कई गुना ज़्यादा है, तो वो काम करके नहीं देगा, उसने डिस्प्लेस ही नहीं किया,
ठीक है। तो ये मैटर करता है, ये इस वजह से मैंने पूरी कहानी बताई ताकि आपको पता चले कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो उसके पास एक एनर्जी है। अब इस तरह से अगर साइकिल है तो वो खड़ी हुई है रेस्ट में, तो उसके पास एक एनर्जी है, जब तो वो एक रेस्ट में है ना। तो मैंने पीछे से उसे धक्का दिया, मतलब मैंने उसकी फोर्स अप्लाई की। अब जब मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो मैं उस फोर्स की शक्ल में एक एनर्जी ट्रांसफर कर रही हूँ ना साइकिल पे, ताकि वो डिस्प्लेस करे। तो जो फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, जो मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रही हूँ, वो मैं इतनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही हूँ जो उसकी एनर्जी से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तभी वो डिस्प्लेस करेगी। जिस तरह से वो ट्रक जो है, उस ट्रक की जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी में नहीं लगा सकती ना, नहीं लगा पाई मैं, तो वो ट्रक हिला भी नहीं अपनी जगह से, ठीक है। लेकिन वो साइकिल की जितनी एनर्जी थी उससे ज़्यादा एनर्जी मैंने फोर्स की शक्ल में अप्लाई की, जिससे वो डिस्प्लेस हो गया। तो बेटे ये जो सारी कहानी समझाई ना, वो इस एमसीक्यूज़ की बेस पे समझाई कि आप बॉडी एट रेस्ट में हैव एनर्जी, उसके पास एक एनर्जी होती है। तो ये लास्ट था। आई होप कि आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर समझ आ गया हो, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। मीन इस लेक्चर का वो पार्ट 3 का ये लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फ्राइडे तक जो है मैं आपको वर्क पावर एनर्जी का कंप्लीट करवा दूंगी। तो जुड़े रहें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, ठीक है। अगर आप लोग देखें मोटिवेट नहीं करेंगे मुझे तो मैं किस तरह से काम करूँगी। देखिए मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं देखने को, और लिटरली मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि यार बच्चों को शायद पसंद नहीं आ रहा, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई शेयरिंग नहीं कर रहा, ठीक है। सो काइंडली सपोर्ट करें। हमारे टेस्ट सेशन में लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो कि 3 मंथ में मैं आपको 2 मंथ में पूरा सिलेबस कवर करवा के, जिस तरह से मैंने आपको एक टाइम टेबल बनाया है। अभी कमिंग संडे को हमारा सेकंड संडे टेस्ट है, तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 500 जो है चार्जेस है, जो कि सिर्फ एक ही दफ़ा आपने पे करनी है टिल एमडी का, ठीक है। और अगस्त में हम रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट, सांस, ये सारा प्रोसेस है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी 2 मंथ 3 मंथ शेड्यूल जो है चैनल पे, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। दुआ में खास कर याद रखेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।